प्यारे बच्चों, आज हम अशोक के फूल के पैराग्राफ की किस तरीके से पैराग्राफ और उसके क्वेश्चन आंसर आए वो समझेंगे। ठीक है बेटा। देखिए पहला पैराग्राफ, पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। यानी कि जो पहले मैंने पाठ का सार समझाया था कि जो अशोक का पौधा था पहले वो क्या पुष्पों से युक्त था, उसे हम क्या कहते थे, अशोक का पुष्पित अशोक। लेकिन अब कौन सा देखते हैं हम, हरा भरा लहरदार पत्तियों से। तो इसमें क्या कहा गया कि पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसीलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। यानी कि मुझे ऐसा नहीं कि पुष्पित अशोक बड़ा सुंदर है और देखो उसका भाग्य कैसा, उसे कोई याद भी नहीं करता और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेखक कहता है कि मुझे इसमें कोई रस नहीं मिलता। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब भी लगा देता है। अर्थात लेखक कह रहे हैं, कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, कि बहुत दूरदर्शी लोग होते हैं, दूर तक का देखकर कि कोई सामने पड़ गया उनके तो उसका कि जीवन जन्म क्या हुआ था और अंत तक क्या है उसका, उसके सब कुछ पता लगा लेता है। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं गई, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ। अब लेखक क्या कह रहा है कि मैं भी इसके बारे में कुछ तो अनुमान कर ही सकता हूँ। अब देखो इसमें ये पूरा पैराग्राफ दिया है, इसको पढ़कर हमें क्या देना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। किस पुष्प को देखकर लेखक उदास हो जाता है। अभी हम किस पुष्प की बात कर रहे थे, अशोक के पुष्प। किसकी बात कर रहे थे, पुष्पित अशोक। यानी जो अशोक का पेड़ है हमारा, उस पर जो पुष्प आते थे पहले था पुष्पित अशोक। इसमें क्या कहेंगे हम, अशोक के खिले हुए पुष्पों को देखकर लेखक उदास हो जाते हैं। वे उसकी सुंदरता के कारण ही नहीं बल्कि उसकी कमियों का अन्वेषण कर दुखी हो गए। बेटा तो इसमें लिख दो, किस पुष्प को देखकर लेखक उदास हो जाता है, अशोक के खिले हुए पुष्पों को देखकर लेखक उदास हो जाता है। उसकी सुंदरता को देखकर नहीं उन्हें कुछ मन में इच्छा हो रही है उदास हो, बल्कि उनकी कमियों का अन्वेषण कर दुखी हो। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या बताना चाहता है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक बताना चाहता है कि संसार में सुंदर वस्तुओं को दुर्भाग्यशाली या कम समय के लिए भाग्यवान समझकर ईर्ष्यावश उससे आनंद की प्राप्ति करने वाले लोगों की कमी नहीं है। यानी संसार में जो भी सुंदर वस्तु है उसे दुर्भाग्यशाली या कम समय के लिए भाग्यवान समझकर जो ईर्ष्या करते हैं उससे आनंद की प्राप्ति करने वाले लोगों की कमी नहीं है। अब आता है क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्वयं के विषय में क्या कहा है। क्या कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, लेखक ने स्वयं को अन्य लोगों से कम दूरदर्शी बताकर, जैसे बहुत से लोग दूरदर्शी होते हैं तो मैं वैसा नहीं हूँ, अपनी उदारता और महानता का परिचय दिया है। लेखक अशोक के फूल के संबंध में अपनी मन स्थिति एवं सोच को स्पष्ट कर। अब चौथा क्वेश्चन आता है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक व पाठ का नाम स्पष्ट कीजिए। कौन है इस गद्यांश के लेखक, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और पाठ का क्या नाम है, अशोक के फूल। लेखक ने इस पाठ में किस शैली का प्रयोग किया है, किन किन शैलियों का प्रयोग किया, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक एवं व्यंग्यात्मक। कौन सी, व्यंग्यात्मक। ठीक है बेटा, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक एवं व्यंग्यात्मक शैलियों का प्रयोग। तो इस तरीके से क्वेश्चन किए जाएंगे और उन क्वेश्चनों के आंसर
इस तरीके से पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसका होगा हमारा 5, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन कितने कितने नंबर का है, 2 नंबर का, 5 क्वेश्चन आता है। तो 5वां क्या है, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। इसमें हतभाग्य आया हुआ था, हतभाग्य मतलब भाग्यहीन। अभागा दूरदर्शी, यानी के भविष्य की घटनाओं को समझने। अब आता है दूसरा पैरा, अशोक को जो सम्मान, ये समझ में आ गया ना दोनों का, हतभाग्य भाग्यहीन और अभागा। दूरदर्शी का क्या हो जाएगा, भविष्य की घटनाओं को समझने। क्वेश्चन नंबर 2, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला, यानी जो कालिदास हुए कवि, देखो वह अपूर्व था, यानी कि जितना उन्होंने अपने साहित्य में उन्हें सम्मान दिया, उसके सम्मान किसी ने शायद न दिया हो, तो वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसीजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह खुलता था, यानी जो सुंदरिया थी वह उसके आभूषण, उसके नुपुर बनाकर अपने चरणों में। कोमल कपोलों पर कर्णावत के रूप में झूलता था, यानी कोमल कपोलों मतलब गालों पर, उनके कानों में, उनके कानों का आभूषण बनकर झूलता था, और चंचल नील अलकों की अचल शोभा को सोचना बढ़ा, यानी उनके बालों की लटाओं में जब वो लगते थे तो उसकी सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा देती थी। वह महादेव के मन में शोक पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में, मन में सीता का भ्रम पैदा करता था, और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों पर से ही कूद। तो अब इस पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर देखिए। संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया? संस्कृत के महाकवि कालिदास ने अशोक को जो सम्मान दिया है वह अपूर्व था। जो कालिदास है उन्होंने जो उसे सम्मान दिया है वह अपूर्व था। उससे पहले किसी भी कवि ने अशोक का वर्णन नहीं किया। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, किस फूल की सुंदरता के कारण सुंदरियाओं ने अपने कानों का आभूषण बनाया? अशोक के फूल की, हम किसका वर्णन बात कर रहे हैं, किसके बारे में? अशोक के फूल की। तो अशोक के फूलों की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती हैं। यह कर्णफूल जब उनके गालों पर झूलता था तो वे और अधिक सुंदर लगते। अब आता है तीसरा क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का उद्देश्य क्या है? यानी इसमें लेखक का उद्देश्य क्या है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अशोक के फूल का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। यहाँ लेखक कहना चाहता है कि साहित्यकारों में मुख्य रूप से संस्कृत के महान कवि कालिदास ने, किसने? संस्कृत के महान कवि कालिदास ने अशोक के फूल का जो मादकतापूर्ण वर्णन किया है ऐसा किसी अन्य ने नहीं किया। यानी कि जैसा उन्होंने अपने किसमें किया है, अपने साहित्य में जिस प्रकार उन्होंने वर्णन किया अशोक का, उनके समान किसी और ने अशोक के फूल का वर्णन किया ही। अब तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक को क्या विचार? लेखक का विचार था कि अशोक पर तभी पुष्प आते हैं जब कोई अत्यंत सुंदर युवती अपने कोमल और संगीत में नुपुर वाले चरणों से उस पर प्रहार करती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न शब्दों का अर्थ लिखिए। आसीजनकारी तथा कर्णावस्तम। आसीजनकारी अनुरागोत्पादक, यानी किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। कर्णावस्तम कर्ण फूल, यानी कानों के जो आभूषण होते। अब आता है पैराग्राफ 3, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। मतलब कि दुनिया क्या है, बहुत जल्दी जिससे अपना काम निकल जाता है उसे भूल जाती है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ होता है। जितनी उसे जरूरत होती है, जिससे उसका स्वार्थ होता है वह उसे ही याद रखती है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। यानी जो अब उसके लिए उपयोगी नहीं है उसे वह भूल जाती है, छोड़ देती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं था, क्यों उसे वह याद रखती है?
सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। यानी जिससे जिसका मतलब होता है, जो चीज जरूरत की होती है उसे याद रखते हैं, बाकी सबको भुला देते हैं। अब इस पैराग्राफ में क्वेश्चन आंसर देखिए। प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रसंग की चर्चा की गई है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक आचार्य हजारी द्विवेदी जी ने रचनाकारों अर्थात साहित्यकारों द्वारा अशोक के फूल को भूल जाने की चर्चा की है या आलोचना की है। अब क्वेश्चन नंबर 2, लेखक ने गद्यांश में किस प्रकार के लोगों को स्वार्थी, यानी कैसे लोग स्वार्थी होते हैं? अब क्या कहा है इस गद्यांश में? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रचनाकारों अर्थात साहित्यकारों द्वारा अशोक के फूल के भूल जाने की आलोचना की है कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है, केवल उन्हीं बातों को याद रखता है जिससे उसके स्वार्थ की सिद्धि होती है। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। लेखक से इसका क्या मतलब था इस बात को कहने? लेखक कहना चाहता है कि यह संसार स्वार्थी व्यक्तियों से भरा पड़ा है, यानी जो पूरा संसार है क्या है? स्वार्थी व्यक्तियों से भरा पड़ा। यह हर व्यक्ति जो है अपने स्वार्थ को साधने में लगा हुआ, उसे अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में फुर्सत नहीं है, यानी जिससे उसका स्वार्थ है वो उसे स्वार्थ सिद्ध करता है, उसे भूल जाता है, तो सिर्फ वह अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में सोचता ही नहीं। तो वह अशोक के फूल की क्या परवाह करेगा जो शायद उसके लिए किसी काम का ही नहीं। आगे बात समझ में कि हाँ, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। इससे लेखक का क्या तात्पर्य? ठीक है बेटा, तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। फूल शब्द के पर्यायवाची लिखिए। किसके? फूल शब्द के। फूल शब्द के पर्यायवाची, फूल का क्या हो गया? पुष्प, कुसुम, रसुम, ये सब क्या है? फूल शब्द के। स्वार्थ शब्द का विलोम लिखिए। स्वार्थ का क्या होगा? निस्वार्थ। अब आता है पैराग्राफ हम चौथा। मुझे मानव जाति की दुर्गम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। यानी के जो मनुष्य है, मुझे उनके बारे में, जो उनकी दुर्दम और निर्मम धारा, उसके बारे में साफ साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के प्रथा मोह को रोकती चली आ रही है, जिसके बस बयान है। वह सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता जो हमारी संस्कृति है, उसके मोह को क्या करती चली आ रही है? रोकती चली। ना जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बांधती इसी जीवन धारा आगे बढ़ी। समय समय पर जो हमारे धर्म थे, उनमें विश्वास थे, उत्सव, व्रत, नहीं, उनमें समय समय के अनुसार क्या होता जा रहा है? परिवर्तन चला आता जा रहा है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई, यानी उसने संघर्ष करके नई शक्ति पाता जा रहा है और पुरानी शक्ति को उनको भूलता चल रहा है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। पता नहीं क्या क्या ग्रहण किया और क्या क्या हमने छोड़ दिया। देश और जाति की विश्व संस्कृति केवल बाद की बात है। सब कुछ में मिलावट है, यानी आज देखा जाए तो सब कुछ में मिलावट है। सब कुछ अशुद्ध है। अविशुद्ध मतलब शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्गम जीवनी, यानी केवल एक बात शुद्ध है मनुष्य के जीवन में, जीने की इच्छा, बाकी सब अशुद्ध है। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है, यानी जीने की इच्छा वैसी ही है। सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा में टकरा लेता है, पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाता है, यानी वह सब कुछ भूल जाता है। सिर्फ एक जीने की इच्छा, उसमें उसका क्या स्वार्थ सिद्ध होता है, सिर्फ वही याद रखता है, बाकी उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। अब आइए बेटा इसके क्वेश्चन देखिए। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने किस ओर संकेत किया? मानव सभ्यता एक प्रवाहमान धारा के,
हमारी सभ्यता और संस्कृति में अनेक सभ्यताओं एवं संस्कृतियों का मिला जुला रूप है। इन्हीं तथ्यों की ओर लेखक ने संकेत किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मानव जाति किस मोह को रोकती चली जा रही है? मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रोकती चली आ रही है। अब तक न जाने उसकी कितनी जातियों एवं संस्कृतियों को अपने पीछे छोड़ दिया, यानी पता नहीं कितना जैसे जैसे जीवन परिवर्तित हुआ उसके लिए उसने अनेकों नई नई अपनी सभ्यता संस्कृति में बदलाव लाते चले। मानव का व्यवहार किस प्रकार परिवर्तित होता है? कैसे पर बदलता है मानव का व्यवहार? मानव कभी भी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं रहा, यानी कि आज की जो स्थिति है उससे संतुष्ट नहीं है, वह उससे अधिक चाहता है, अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहता है। अतः हमेशा ही उसके व्यवहार एवं संस्कृति में परिवर्तन होता है। इसके लिए वह हमेशा प्रयत्नशील रहे। अब आता है चौथा, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किन बातों की ओर ध्यान आकर्षित? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक मनुष्य की जीने की इच्छा के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता है। मनुष्य के अंदर जीने की इच्छा है, वो वैसी की वैसी है, इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता है। वह बताना चाहता है कि मनुष्य की जीने की इच्छा इतनी प्रबल है कि अब तक न जाने कितनी सभ्यताओं और संस्कृतियों का उत्थान और पतन हुआ, न जाने कितनी जातियां और संस्कृतियां पनपी और नष्ट हो गई, परंतु आज तक जो शुद्ध और जीवित है वह मनुष्य की जीने की इच्छा। क्वेश्चन नंबर 5, दुर्दम और निर्मम शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द छाटते हैं। उपसर्ग कौन सा होता है? जो आगे लगता है, जैसे क्या लिखा है? दूर, दूर, दूर क्या हो गया? उपसर्ग। और दम, दम इसका क्या है? मूल शब्द। निर्मम, निर और मम क्या है इसका? मूल शब्द। और देखिए बेटा क्वेश्चन, ये 5वां पैरा, आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं वह क्या ऐसी बनी रहेगी? यानी आज हम कह रहे हैं हमारी संस्कृति बहुत बहुमूल्य है, और क्या इसमें परिवर्तन नहीं होगा समय से? सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था वह लुप्त हो गई, यानी कि वह जो उस समय की प्रथा थी, सभ्यता थी, संस्कृति, वो सब लुप्त हो गई। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महा संघर्ष समझा था वह लुप्त हो गया। मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रस राशियां उमड़ी थी वह वाष्प की भांति उड़ गई। क्या यह मध्य युग के कंकाल पे लिखा हुआ है? व्यवसायिक युग को कमल ऐसा ही बना रहेगा, यानी कि जो अब है वो क्या है? व्यवसायिक युग, उसमें कमल ऐसा ही बना रहेगा, क्या उसमें परिवर्तन नहीं होगा? महाकाल के प्रत्येक पदाघात से, यानी जब भी शिव का तांडव होगा, उसका आघात होगा उसके पैरों पर, धरती धसेगी। उसके कुंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी, यानी कि बदलाव आएगा, सब विकृत होगा, सब नया होगा। अब हम इसका देखिए पहला क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का क्या उद्देश्य है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का उद्देश्य यह बताना है कि सभ्यता एवं संस्कृति निरंतर परिवर्तनशील है, यानी कि वह निरंतर बदलती रहती है, समय के अनुसार व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार उसमें परिवर्तन करते चले जाते हैं। उसे समय के प्रहार से कोई नहीं बचा सकता। महाकाल यानी कि जो भयंकर समय, जब उसका प्रहार होता है उससे कोई नहीं बचा सकता। तो इस तरीके से आगे बात करेंगे बेटा। तो समय के अनुसार जो हमारी ये है सभ्यता संस्कृति है बदलती है। अब क्या है? धर्माचार्यों के महान ज्ञान वैराग्य का क्या हुआ? जो धर्माचार्य थे उन्होंने महासंघर्ष ज्ञान वैराग्य जो किया, लेखक कहता है कि संसार का नियम है, जो आज जिस रूप में है कल वह अवश्य नए रूप में परिवर्तित होगा। अतः धर्म के आचार्य ने जिस ज्ञान और वैराग्य को कीमती व प्रतिष्ठित समझा,
आज उसका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब अगला क्वेश्चन, मध्ययुगीन रस राशि से लेखक का क्या तात्पर्य है? मध्ययुगीन इस रस राशि से लेखक का तात्पर्य मध्य युग में मुस्लिम शासकों के अनुकरण से समाज में उमड़ी रसिक संस्कृति से लेखक कहता है कि वह संस्कृति भी वहां बनकर कहाँ लुप्त हो गई, अर्थात समाप्त हो गई। अगला क्वेश्चन, निम्न शब्दों का अर्थ लिखिए। मोहक, विकृत और बहुमूल्य। मोहक, मोहक क्या होता है? आकर्षक, होने वाला। विकृत, विकृत माने क्या होता है? खंडित, यानी किसी रूप का बिगड़ना। अब अगला बहुमूल्य, बहुमूल्य क्या होता है? कीर्ति। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्न शब्दों के विलोम लिखिए। वैराग्य, नहीं। वैराग्य यानी सब चीजों से प्रेम खत्म होना, तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? अनुराग, यानी के प्रेम। नवीन माने क्या होता है? नया। और प्राचीन माने पुराना, तो नवीन का विलोम शब्द क्या होगा? प्राचीन। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमें हर पैराग्राफ को पढ़कर उसके क्वेश्चनों पे आंसर देना है। अब देखिए अगला, भारतीय साहित्य में और इसीलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश जीवन दोनों ही विचित्र नाट्य व्यापक है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के थे। भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जाता, परंतु कालिदास के काव्यों में ये जिस शोभा और सुकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले नहीं था। यानी कि जिस प्रकार कालिदास ने अपने साहित्य में इसका वर्णन किया है, किसी और कवि ने किया ही नहीं। उस प्रवेश में नववधु के गृह प्रवेश की भांति शोभा है। जैसे कोई नई वधु घर में प्रवेश करती है, तो उसी प्रकार उनके काव्य में भी इसके सौंदर्यता दिखाई देती है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया। यानी मध्य युग में इसका जो है अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य था, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम क्या है? अशोक के फूल। और लेखक कौन है इसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की, यानी कि जो ऊपर ये रेखांकित अंश है, इसकी अपने शब्दों की व्याख्या होगी। कैसे देखो, अशोक के फूल के बारे में बताते हुए कह रही हैं कि भारतीय साहित्यवाद में और भारतीय जीवन में अशोक के फूल का प्रवेश और फिर विलुप्त हो जाना विचित्र नाट्य स्थिति के दर्श है। जैसे कोई नाटक करने के लिए अभिनेता मंच पर आता है, उसके बाद वह चला जाता है और दूसरा आ जाता है, उसी प्रकार यह भी जिसके कालिदास के साहित्य में दिखाई दिया और मध्य युग में इसका अस्तित्व क्षुब्ध है। कालिदास ने अपने काव्य में इस पुष्प को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया। कालिदास के काव्य में यह पुष्प जिसे सुंदरता और सुकुमारता के साथ इसका वर्णन होता है, वैसा उनके पूर्ववर्ती यानी उनके पहले किसी कवि ने काव्य में नहीं किया। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में किस भांति शोभा पाता है? अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में नववधु के गृह प्रवेश की भांति शोभा। क्वेश्चन नंबर 4, अशोक के पुष्प को कब साहित्य के सिंहासन से उतार फेंका गया? यानी कि अशोक का पुष्प का कब अस्तित्व समाप्त हो गया, यानी कि कब उसके बारे में जो लोगों ने जानना बंद। अशोक के पुष्प को मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ साथ ही साहित्य के सिंहासन से भी, यानी कि जैसे ही मध्य युग आया और किसकी सल्तनत हुई? मुसलमान, तो उस समय जैसे उसे सिंहासन से चुपचाप उतार कर फेंक दिया गया, यानी साहित्य से बाहर कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, लेखक ने किसे विचित्र नाट्य व्यापार बताया? लेखक ने भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन में अशोक के पुष्प के प्रवेश, यानी कि अशोक के पुष्प का किससे? कालिदास ने वर्णन किया, और निर्गम को विचित्र और
उसके बाद किसी ने उसके बारे में वर्णन नहीं किया और मुसलमानी सल्तनत के समय तो इनका बारे में वर्णन ही समाप्त हो गया। तो उसे विचित्र नाटकीय व्यापार करता। ठीक है बेटा, अब अगला पैरा देखिए। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है, यानी कि अशोक का पुष्प, अशोक का पेड़ आज भी है, उससे पुष्प आते हैं, वह उसी मस्ती में हंस रहा है। पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास होता है, यानी जो पुराने मन से देखता है वह देखता है कि आज इस पेड़ को, इसके पुष्पों को कोई याद नहीं करता। वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से वह क्या होती है, डूबा। देखिए बेटा, इसका पहला उपर्युक्त गद्यांश के पाठ के लेखक और उसके पाठ का नाम। पाठ का नाम क्या है, अशोक के फूल, और लेखक का क्या नाम है, डॉक्टर हजारी प्रसाद। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यह पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। तो देखिए, पंडिताई जो है अर्थात विद्वता भी एक भार है, जितनी भारी होती है उतनी ही तेजी से वह मनुष्य को डुबाती है। विद्वता अहंकार को उत्पन्न करती है, नहीं, और अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण होता है। जो जितना बड़ा विद्वान होता है वह उतना ही बड़ा अहंकारी भी होता है। रावण का उदाहरण हमारे समक्ष है। उस जैसा विद्वान धरती पर शायद ही पैदा हुआ हो, लेकिन उसके अहंकार ने उसका सर्वनाश कर दिया। अब देखिए, अशोक को देखकर कौन उदास होता है। अशोक को देखकर कौन उदास होता है, अशोक को देखकर को जो पुराने चित्त से देखते हैं जो लोग, वह उसे देखकर बड़े ही उदास होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक विद्वता के बारे में जन सामान्य को क्या संदेश देना चाहता है। उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक संदेश देना चाहता है कि विद्वता को सहज और जीवन का अंग होना चाहिए। जो विद्वान है उसमें सहजता और उसे अपने विद्वता को जीवन का एक अंग होना चाहिए, जिससे वह व्यक्ति को उत्थान की ओर प्रेरित करेगी। यानी अहंकार आएगा तो पतन की ओर जाएगा, तो उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5, प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश का आशय यह है कि व्यक्ति को अपने उत्थान में उत्साहित और पतन में निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में उसे सम्मान भाव से ही रहना चाहिए। ठीक है बेटा, ये चैप्टर के तुम्हारे जो जो इम्पोर्टेंट व्याख्याएं वो सारी समझा दी गई है, इसे ध्यान से पढ़ें और अपनी कॉपी में। धन्यवाद।